हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में। आज 6 नवंबर है और आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर एनालिसिस यानी कि सदिश विश्लेषण, अगर हिंदी में बात करें तो। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग वेक्टर एनालिसिस के सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो सारे कवर कर लेंगे और इसकी जो नेक्स्ट क्लास है इसमें हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स प्रीवियस ईयर नीट में आए हुए क्वेश्चंस सारे सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। आज स्टार्टिंग से बेसिक से बिल्कुल शुरू कर रहे हैं जिससे आप लोगों में से किसी को कोई समस्या ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए वेक्टर एनालिसिस, तो पहले देखिए हम लोग को ये समझना होगा कि हम लोग इसको पढ़ रहे हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स में पहला टर्म आता है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, तो फिजिकल क्वांटिटीज अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में इनको बोलते हैं भौतिक राशियां। क्या बोलते हैं? भौतिक राशि। तो फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको मेजर किया जा सके। द क्वांटिटीज which can be measured. The quantities which can be measured are known as physical quantities. अब जिन क्वांटिटीज को आप मेजर कर सकते हैं वो दो तरह की हैं, बेसिकली हैं 3 तरीके की, लेकिन तीसरी का कोई आपके में फिलहाल यूज नहीं है। तो ये 2 तरीके की हैं, एक तो स्केलर और दूसरी वेक्टर। एक तीसरी और है यहां टेंसर, लेकिन नॉट इन सिलेबस। नॉट इन सिलेबस। So we can only talk about scalar quantities and vector quantities. So first scalar, हिंदी में बोलते हैं इनको अदिश और ये है सदिश और इसको हिंदी बोलते हैं प्रदिश। तो अदिश राशियां यानी कि स्केलर क्वांटिटीज। देखिए ध्यान समझिएगा, अभी जो हम इनको डिफाइन करेंगे वो इनकी प्रॉपर्टी के आधार पर डिफाइन करेंगे। इसके बाद थोड़ी देर बाद हम इनकी एक्चुअल डेफिनेशन देंगे कि स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज क्या हैं। सो अभी जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे इनकी प्रॉपर्टी के आधार पर। तो इनकी प्रॉपर्टी कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे बताएंगे अदिश राशि कौन सी है? तो ऐसी राशियां या ऐसी क्वांटिटीज जिनको मेजर करने के लिए, ध्यान से देखिए, ऐसी क्वांटिटीज जिनको मेजर करने के लिए हमको केवल और केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े। किसकी जरूरत पड़े? मैग्नीट्यूड की। The quantities which requires only magnitude to represent them are known as scalar quantities. Are known as scalar quantities. Are known as scalar quantities. The quantities, ऐसी quantities which यानी कि जिनको केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने आप को बताने के लिए केवल और केवल किसकी जरूरत पड़ती है? मैग्नीट्यूड की। वो क्या है? स्केलर क्वांटिटीज। सिमिलरली इधर आना है, ध्यान दें, मैं फिर कह रहा हूं ये डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे। वेक्टर क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज which requires magnitude and direction both, magnitude and direction both to represent them are known as वेक्टर क्वांटिटीज। देखिए ये क्या है? प्रॉपर्टी है, ये डेफिनेशन नहीं है। इसको समझने का प्रयास इस तरह करिएगा, 2 चीजें हैं, जैसे एसेंशियल क्वालिफिकेशन,
या उसी को हम लोग बोलते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन। जैसे आप कोई एग्जाम देते हैं, कंपटीशन का एग्जाम देंगे, या किसी के जैसे मान लीजिए नीट का एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10+2 यानी कि आपका इंटरमीडिएट यानी कि आपका 12th। लेकिन अगर आपके पास 12th है तो इससे ये सिद्ध नहीं हो जाता या इससे ये गारंटी नहीं मिल जाती कि आप नीट क्वालिफाई हो गए। नीट के एग्जाम में बैठने के लिए ही मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, 12th है। तो सेम यहां वेक्टर पे बात करेंगे, यहां लिखा है द क्वांटिटीज विच रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो देखिए बात समझिएगा, मैंने फिर कहा था कि प्रॉपर्टी है, इसकी डेफिनेशन मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए ये है इसकी डेफिनेशन। द क्वांटिटीज which follows the laws of vector addition are known as vector quantities। और यहीं पर स्केलर को भी लपेट देते हैं, तो क्या लिखा है, and which does not follow the above law, मतलब लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आर स्केलर क्वांटिटीज। अब जरा ध्यान समझिएगा, किसी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना है मिनिमम एलिजिबिलिटी, लेकिन परीक्षा पास करना है ये, ध्यान समझेंगे, क्वांटिटी के पास मिनिमम एलिजिबिलिटी होना है ये। कहने का मतलब कि वेक्टर की अगर आपको रेस में शामिल होना है तो पहली शर्त ये है कि आपके पास मैग्नीट्यूड हो और आपके पास डायरेक्शन हो, लेकिन इससे ये सिद्ध नहीं हो जाता कि आप वेक्टर हो गए। अगर वेक्टर होना है तो ये करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, द क्वांटिटीज विच फॉलोज द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो जो क्वांटिटीज इसको फॉलो करेंगी वो वेक्टर कहलाएंगी, जो नहीं फॉलो करेंगी वो वेक्टर नहीं कहलाएंगी। स्केलर की डेफिनेशन ये नहीं है, ये तो स्केलर की प्रॉपर्टी है। डेफिनेशन क्या है, द क्वांटिटीज विच डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज। तो यहां तक बात क्लियर है। अब बात कर लेते हैं जरा इनके एग्जांपल्स के बारे में, इसके बारे में बात कर लेते हैं एग्जांपल्स के। एग्जाम्पल्स में हम लोग क्या क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, ऐसी क्वांटिटीज ढूंढें। पहली बात तो वो क्या हो, फिजिकल क्वांटिटीज हो। फिजिकल क्वांटिटीज यानी कि जिनको मेजर किया जा सके। और फिर ये याद रखना है कि मेजर करते वक्त क्या हमको केवल मैग्नीट्यूड चाहिए या मेजर करते वक्त हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। जिसमें केवल मैग्नीट्यूड चाहिए वो स्केलर है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए वो वेक्टर है। तो बात यहां शुरू होती है कि मान लीजिए कि हमको क्या लेंथ मेजर करनी है, लेंथ मेजर करनी है, लंबाई जिसे बोलते हैं। अब मान लीजिए मेरी लंबाई कोई मेजर करना चाहता है, तो वो क्या लेके आएगा, स्केल लेके आएगा। या मान लीजिए आप पुलिस की भर्ती नहीं देख रहे हैं तो वो नहीं होगा आपके पास जिसपे वो खड़ा करके मेजर कर लेते हैं। नॉर्मली जो मेजरिंग टेप वो स्केल आती है जिससे दर्जी कपड़े सिलने में यूज करता है, तो उसका एक सिरा आप फंसाएंगे अपने पैर में जो 0 से स्टार्ट होगा और उसको खींचते 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 आप यहां तक लाएंगे। जो वैल्यू आएगी उसको आप नोट कर लेंगे। अब क्या मेरी लंबाई या लेंथ इस बात पे डिपेंड करेगी कि अगर उसने 0 वाला फीता स्टार्टिंग में यहां लगाया और यहां से उसने नीचे ले जाना शुरू किया, तो क्या वो लेंथ बदलेगी? नहीं बदलेगी, उसकी जो रीडिंग है वो सेम रहेगी। इसका मतलब लेंथ इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि आप किस डायरेक्शन पे मेजरमेंट ले रहे हैं। लेंथ इस बात पे मेजर कर ले कि आखिर उसकी वैल्यू कितनी है। तो यहां से क्या आ गया, लेंथ। और जैसे ही आपने लेंथ को स्केलर कहा तो सीधे सीधे डिस्टेंस भी क्या हो गई, स्केलर। जैसे बांदा से कानपुर की डिस्टेंस 140 किलोमीटर है, तो क्या कानपुर से बांदा 150 हो जाएगा? वो भी तो 140 ही रहेगा ना। तो डिस्टेंस भी इस बात पे मेजर नहीं कर रही है, इस बात पे डिपेंड नहीं कर रही है कि आप कहां से मेजर कर रहे हैं। जो लेंथ है वही डिस्टेंस है। और बताइए स्पीड।
जो आपकी बाइक या कार में मीटर होता है वो 2 मीटर होते हैं। एक को बोलते हैं स्पीडोमीटर और एक को बोलते हैं ओडोमीटर। तो उसमें जो स्पीडोमीटर है, जब आप गाड़ी भगा रहे होते हैं तो आपको बड़ी खुशी हो रही होती है, 75, 76, 77, 80, 82, 85, 87, 89 टारगेट रहता है 100 किसी तरह से पहुंच जाए। हालांकि ये बिल्कुल गलत है और ये बड़ा निंदनीय काम है। जब आप 100 भगा रहे हैं, 60 में रहें तो 60 साल तक रहेंगे। अगर 60 से ऊपर आपने भगाना शुरू किया तो उतनी ही एज आपकी कम होने की संभावना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्पीड में आ जाते हैं। तो जब आपकी गाड़ी चल रही होती है 55 में, तो वहां पर क्या लिखा होता है? 55 किलोमीटर, 55 किलोमीटर पर आवर। क्या आपकी गाड़ी ये बता रही होती है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? आप ईस्ट जा रहे हैं, आप वेस्ट जा रहे हैं, आप नॉर्थ जा रहे हैं, साउथ जा रहे हैं? ऐसी कोई जानकारी आपकी बाइक के मीटर के पास नहीं होती है। तो स्पीड एक ऐसी क्वांटिटी है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि स्केलर है। क्यों स्केलर है? क्योंकि उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। आपके घर वालों ने आपसे पूछा आज गाड़ी कितने में भगाई, कितनी स्पीड में चलाई, आपने कहा 100। तो जैसे ही आपने 100 कहा तो अब जो है घर वाले ये नहीं पूछेंगे कि किस डायरेक्शन में जा रहे थे। घर वाले तो सीधे क्या करेंगे? चप्पल निकालेंगे और शुरू हो जाएंगे जहां आपने 100 बोला। तो स्पीड इस बात पे डिपेंड नहीं कर रही है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। 40 की स्पीड से जा रहे हैं तो जा रहे हैं, 50 की स्पीड से जा रहे हैं तो जा रहे हैं। तो स्पीड भी क्या है आपकी? वेक्टर, सॉरी, स्केलर क्वांटिटी। और इस तरह की क्वांटिटीज आप ढूंढ सकते हैं डेली लाइफ में जिससे आप इनकाउंटर करते हो। और अगर आपको महसूस होता हो कि उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है तो आप उसको स्केलर नाम दे सकते हैं, एटसेट्रा। अब आ जाते हैं वेक्टर पर। तो वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज जिसके पास क्या हो? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। बाद में बात करेंगे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन की। तो सबसे पहला तो आ जाता है डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्टेंस के क्या है बड़े भाई? जैसे डिस्टेंस क्या हो गया? घर का लड़का, खाना जो बना है खिला दो, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट है घर के दामाद। घर के दामाद का मतलब ये है कि खाने में जो बने भैया वो वीआईपी होना चाहिए, नहीं क्या हो जाएंगे? नाराज हो जाएंगे। तो डिस्टेंस में ये नहीं कि जहां से मन उठाया वहां से शुरू कर दिया और नाप लिया, मतलब मेजरमेंट ले लिया तो डिस्टेंस हो गई। डिस्प्लेसमेंट इस बात पे डिपेंड करेगा कि किस डायरेक्शन में ले रहे हैं मेजरमेंट और इनिशियल फाइनल पॉइंट क्या है। मतलब डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट करते वक्त आपको अपने इनिशियल फाइनल पॉइंट को ध्यान में रख के एक निश्चित डायरेक्शन में ही मेजरमेंट लेना है, जो कि क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मैटर करती है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरह स्पीड के भी एक काका है, उनका नाम है वेलोसिटी। वेलोसिटी में ये बताने से काम नहीं चलेगा कि 55 किलोमीटर प्रति घंटे की वेलोसिटी से चल रहे थे, वो तो स्पीड है। जब आप स्पीड में ये ऐड कर देंगे कि किस डायरेक्शन में चल रहे थे तो वो क्या होगी? वेलोसिटी। अगर आपने कहा कि मैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा हूं तो वो फिर आपकी 40 किलोमीटर पर आवर मैग्नीट्यूड प्लस ईस्ट डायरेक्शन मिलके क्या हो जाएगी? वेलोसिटी। और दूसरी चीज क्या है? फोर्स। बचपन से रटते चले आ रहे हैं, फोर्स इज ए पुश और पुल, तो वही वाला फोर्स है ये फोर्स। देखिए फोर्स में आप बहुत आसानी से ये समझ सकते हैं कि आपको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि जैसे जैसे आप डायरेक्शन बदलेंगे वैसे वैसे जो आपका रिजल्ट है वही बदलेगा। जैसे किसी चीज को अगर आप इस डायरेक्शन में धक्का देते हैं तो वो आगे जाएगी, किसी को इस डायरेक्शन में धक्का देते हैं तो वो इधर आएगी। मतलब जैसे जैसे आप डायरेक्शन बदल रहे हैं, जैसे नॉर्मली देखो लेंथ में हम लोग क्या बात कर रहे थे कि चाहे यहां से यहां मेजर करो चाहे यहां से यहां मेजर करो, वैल्यू सेम रहेगी। लेकिन फोर्स में ऐसा नहीं है, यहां धक्का लगाओगे तो वो आगे जाएगा, यहां धक्का लगाओगे तो वो इधर आएगा, यहां लगाओगे तो वो उधर जाएगा। तो फोर्स में भी डायरेक्शन की उतनी ही अनिवार्यता है जितनी बाकी सब में है। तो फोर्स भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, फिर इसके बाद किसकी बात कर सकते हैं? और भी क्वांटिटीज हैं वो आप पढ़ते रहेंगे, जैसे लीनियर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम, तो केवल मोमेंटम लिख दीजिए। ढेरों क्वांटिटीज हैं, ढेरों, लिमिटलेस। तो ये हो गई आपकी वेक्टर क्वांटिटीज। टेंसर से कोई लेना देना नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं वहीं पर।
अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो देखिए टाइप्स ऑफ वेक्टर ढेरों हैं, मैं नाम सबके लिख दूंगा, लेकिन हम बात केवल उन्हीं करेंगे जिनकी हमको जरूरत है। सबसे पहला लाइक वेक्टर्स, या इन्हीं को बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। कोई दो वेक्टर्स ऐसे हों, देखिए वेक्टर के पास क्या क्या है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, और अगर वेक्टर को इक्वल होना है तो केवल एक से काम नहीं चलेगा, दोनों से काम चलेगा। तो अगर कोई दो वेक्टर ऐसे हो जिनकी मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन सेम हो तो उनको हम कह देंगे इक्वल वेक्टर या लाइक वेक्टर्स। अब दूसरा इसी का अपोजिट हो जाएगा, क्या, अनलाइक वेक्टर्स और अनइक्वल वेक्टर्स। अब इसमें क्या है, या तो मैग्नीट्यूड ना बराबर हो, या डायरेक्शन सेम ना हो, या दोनों ना हो, तो क्या हो गए, अनलाइक हो गए। तीसरा पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल में केवल हमको मतलब किससे, डायरेक्शन से। कोई दो वेक्टर ऐसे हो, मैग्नीट्यूड बराबर हो ना बराबर हो, भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं, डायरेक्शन दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो मोटी मोटी बात यहां से निकल के आती है कि पैरेलल वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है, एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर्स कितना होना चाहिए, थीटा 0। ये है पहचान कि कोई भी वेक्टर पैरेलल का हो जब उनके बीच का एंगल कितना मिल जाए, 0 मिल जाए, तो आप क्या कर लेंगे, उनको पैरेलल वेक्टर मान लेंगे। फिर फोर्थ देख लीजिए क्या है, इसी का उल्टा एंटी पैरेलल। जब मैं एमएससी कर रहा था तो मैडम बोल रही थी, जो पढ़ा रही थी क्वांटम मैकेनिक्स, एंटाई, एंटी को एंटाई सुनने में बड़ा अजीब लगता था। फिर बाद में एक दो जगह देखा तो ठीक है, एंटाई ही अगर बोला जाता है। तो एंटाई पैरेलल, एंटाई पैरेलल मतलब एंटी पैरेलल, अपने को तो एंटी है। मैग्नीट्यूड बराबर हो ना बराबर हो, डायरेक्शन यहां पर देखिए आप ये नहीं कह सकते कि डायरेक्शन सेम ना हो। देखिए डायरेक्शन सेम ना हो ये नहीं बोल सकते आप, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होनी चाहिए, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट। तो डायरेक्शन जस्ट अपोजिट यानी कि जो थीटा है यहां पर वो कितना होना चाहिए, 180। किसकी पहचान है, एंटी पैरेलल की। फिर देखिए पांचवा क्या है, कोलिनियर। फिर छठवां, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में, कोप्लेनर एक ही प्लेन में, कॉनकरेंट एक ही पॉइंट पर एक्ट करने वाले, और क्या है, कोइनिशियल मतलब एक ही पॉइंट से स्टार्ट होने वाले। नाइन्थ में आ जाइए, नाइन्थ क्या हो सकता है आपका, नल वेक्टर यानी कि जीरो वेक्टर, whose magnitude is 0, whose magnitude is 0। फिर 10वां क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट का मतलब होता है 1, तो whose magnitude is 1। 11th देखिए, 11th क्या हो सकता है, पोजीशन वेक्टर। क्या बोलेंगे इसको, द वेक्टर हुज टेल द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। नाम ही से क्लियर है, जो क्या बताए, जो पोजीशन बताए।
12 में आ जाइए। फिर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और इस तरह देखिए तमाम हो जाएंगे। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, तमाम दुनिया के वेक्टर है, उसमें जानकारी नहीं जाना। तो यहां से अपने को देखिए मेन काम किसका पड़ेगा, यूनिट वेक्टर का। किसका काम पड़ेगा, यूनिट वेक्टर का। तो चलिए सीधा चलते हैं किसके, यूनिट वेक्टर पे। नोट करना हो तो नोट कर लेंगे स्क्रीन पॉज करके। चलिए तो देखिए कुछ चीजें और जान लेते हैं। वेक्टर नोटेशन, किसी वेक्टर को कैसे बताएं। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, तो इसको लिखने के कई तरीके हैं। जैसे आपने लिख लिया ए के ऊपर क्या लगा दिया, तीर लगा दिया, जो आपको किताबों में ज्यादा मिलेगा। दूसरा तरीका है, किताबें कुछ यूज करती हैं, जिस लेटर जो वेक्टर लेटर होता है उसको ज्यादा बोल्ड कर देती हैं। जैसे ये बोल्ड कर दिया बाकी के कंपेयर में, तो ये क्या हो गया, वेक्टर हो गया। या जो हायर स्टैंडर्ड्स में जब आप जाएंगे, कहीं पे पढ़ेंगे या कुछ करेंगे, तो वहां पर जो प्रोफेसर्स यूज करते हैं वो ये नहीं यूज करते, वो सीधे सीधे ये करते हैं। अब इसको आप, क्योंकि अब आप इंटरमीडिएट में होंगे, 11th में होंगे, तो आप लोग इसको समझेंगे कि ये मैथ का एवरेज या मीन लिखा है। तो नहीं, एवरेज मीन नहीं लिखा, वो तो जिस सेंस में आप पढ़ रहे हैं। जैसे आप फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स में सीधी सी बात है, अगर कुछ वेक्टर के सेंस में है तो फिर ये वेक्टर ही है। क्योंकि उसमें टाइम बहुत लगता है, इसलिए वो लोग इसका यूज करते हैं। तो तीनों सही है। ये तो आप यूज कर नहीं सकते कि बढ़िया आराम से जो है उसमें आप ड्राइंग बना रहे हैं, तो या तो आप ये यूज कर लें या तो आप ये यूज कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। और बनाते हुए किस तरह यूज करते हैं, ये एरो, मतलब अगर उसको ग्राफिकली बनाना है तो ये एरो, ये हेड क्या बता रहा है, इसकी डायरेक्शन, और बाकी तो उसमें कुछ है नहीं ऐसा। अब देखिए दो चीजें एक साथ में बताने जा रहा हूं, कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर और यूनिट वेक्टर, दोनों साथ में चलेंगे। और यहां पर जो यूनिट वेक्टर्स होंगे वो कैसे होंगे, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब कुछ नहीं होता, क्या होता है, परपेंडिकुलर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। अब देखिए कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या है, इसको समझेंगे। देखिए कोई वेक्टर ए है, अगर उसको इस तरह लिखा जा रहा है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तो ये है कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन। यहां पर तीन चीजें आई, आई जे और के। आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन, या एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड डायरेक्शन। अब देखिए ये यूनिट वेक्टर की जो इंपॉर्टेंस है वो है क्या, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक है। अब अगर हमें, देखिए वेक्टर के पास दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड 1 है, अब बची इसकी डायरेक्शन, तो इसका यूज हम करते हैं डायरेक्शन बताने के लिए। इसका यूज क्या है, टू टेल द डायरेक्शन। क्यों इसका यूज करते हैं, बाकी वेक्टर के पास भी तो डायरेक्शन है, उसका यूज कर लेते हैं, इसी का क्या यूज करना है, क्यों इतना बड़ा पक्षपात कर दिया हमने, तो पक्षपात नहीं कर दिया। इसके पास एक यूनिक प्रॉपर्टी है, वो यूनिक प्रॉपर्टी ये है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। अगर देखिए जिसकी भी आपको डायरेक्शन बतानी है तो उसके पीछे यूनिट वेक्टर से क्या करा दीजिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए। जैसे ये ax है, ये ax कोई नंबर है, ये कोई स्केलर है, 2 3 4 5 6 7, पीछे से क्या लगा दिया, आई कैप, तो ये वेक्टर कंपोनेंट बन गया, ये वेक्टर कंपोनेंट, ये वेक्टर कंपोनेंट। कैसे बन गया, आई कैप से आपने क्या किया, मल्टीप्लाई कराया,
अब देखो वेक्टर के पास दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड से भी मल्टीप्लाई होगा और डायरेक्शन से होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो जब आप इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करने में मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा। भाई मान लीजिए इसकी वैल्यू 5 है, तो आप इसकी वैल्यू चेंज थोड़ा ना कर देंगे, इसकी वैल्यू तो 5 ही ना रहेगी। इसलिए किससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं? यूनिट वेक्टर से, ताकि मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे कुछ ना होगा, और डायरेक्शन इसकी लग जाएगी। तो इसने क्या बता दिया कि भैया मैग्नीट्यूड तुम्हारा वही ax है और डायरेक्शन तुम्हारी क्या है i कैप, यानी कि x डायरेक्शन में। तो ये है। अब देखिए यूनिट वेक्टर जो होता है, मान लीजिए अब देखिए जो i j k कैप है ना, यही है आपके ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। तो इस तरह का जब आप एक डायग्राम बनाते हैं, ये हो गई आपकी x एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस, और z होती है बाहर, तो बाहर बना नहीं सकते, तो यहाँ बना लेते हैं। तो x एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है वो i कैप, j कैप, k कैप। इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सीधा मतलब ये है कि अगर कोई x डायरेक्शन में जा रहा हो तो हम चिल्ला के ये नहीं बताएंगे कि वो x में जा रहा है। कोई y में जा रहा हो तो हम ये ना बताएंगे कि वो y में जा रहा है। कोई z में जा रहा हो हम ये नहीं कहेंगे वो z में जा रहा है। कब तक चिल्लाएंगे x y z? हम बोलेंगे अगर कोई x में जा रहा है तो बोलेंगे i कैप है, y में जा रहा है तो बोलेंगे j कैप है, z में जा रहा है तो बोलेंगे k कैप है। मतलब x की डायरेक्शन अगर बतानी है तो i कैप का यूज करेंगे, y की डायरेक्शन बतानी है तो j कैप का यूज करेंगे, z की डायरेक्शन बतानी है तो k कैप का यूज करेंगे। यहां तक बात क्लियर है? एक फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर का कि अगर आपको यूनिट वेक्टर लिखना है तो देखिए इसका नोटेशन यही कि आप वेक्टर के ऊपर क्या लगा दें? टोपी लगा दें। वहां देखिए वेक्टर के ऊपर क्या लगा है? एरो लगा है। यहां देखिए इनके ऊपर क्या लगी है? टोपी लगी है। और इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर, जो वेक्टर हो और उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड में क्या करते हैं आप? उससे डिवाइड कर दें। मैग्नीट्यूड को क्या करते हैं? डिवाइड कर दें। मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है अभी यहां देखेंगे तुरंत। अब जैसे ये वेक्टर है, अब इस वेक्टर की डायरेक्शन गायब करनी है, यानी कि इसका क्या निकालना है? अपने को मैग्नीट्यूड निकालना है। देखिए मैग्नीट्यूड का सिंपल सा फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इसके लिए दो तरीके हैं, या तो आप ए के ऊपर से एरो हटा दीजिए तो ये केवल मैग्नीट्यूड बचा, या आप इसके ऊपर क्या लगा दीजिए? इसके सीधे सीधे क्या लगा दीजिए? मॉडुलस लगा दीजिए। और इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है? आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब ax स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर ay स्क्वायर, और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर a स्क्वायर। तो ये क्या निकलेगा? मैग्नीट्यूड। तो कोई वेक्टर दिया है, आपको उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो आपने क्या किया? उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला और वेक्टर में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो क्या मिल जाएगा आपको? यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। क्या बताने के लिए? डायरेक्शन बताने के लिए। अब देखिए यहीं से बात आ जाएगी किसकी? पोजीशन वेक्टर की। पोजीशन कैसे देखनी है? जैसे आपसे कोई नॉर्मली कहता था, मैं देखिए इसको मिटा देता हूं यहां पे, आपसे कोई कहता था कि पोजीशन देखिए, जैसे आपसे कोई कहता था कि ये आपके पास क्या है? एक्सेस है, मैं केवल दो को लेके चल रहा हूं अभी, एक्स और वाई को। कोई कहता था पॉइंट 2,3 कहां मिलेगा? आपसे कहा कि भैया एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स 2,3 जरा ढूंढो। आपने कहा अभी ढूंढते हैं। तो ये था x, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इस तरह y में 1, 2, 3। आपने कहा अच्छा x में 2 जाना है, तो हमने कहा 2 आ गए। y में 3 जाना है तो 3 आ गए। तो आपने कहा ये यहाँ है कोई पॉइंट, ये है 2,3। अब इसी को वेक्टर के फॉर्म में बताना है, तो आपने कहा भैया ओरिजिन से यहाँ तक का एक वेक्टर है, जिस वेक्टर का नाम मान लीजिए क्या है? r है, और इस वेक्टर की वैल्यू होती है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अगर आगे k है तो z k कैप। मतलब क्या है? अच्छा x में तुमने कितना बोला भैया? 2 बोला, तो हमने 2 मैग्नीट्यूड लिख दिया कि 2 जाना है। अब कहां जाना है? अच्छा x में जाना है तो आई कैप लगा दिया, 3 j कैप। क्या है ये? पोजीशन वेक्टर। ये क्या बता रहा है? देखो ये जो ये बता रहा है वही ये बता रहा है। इसको पढ़ेंगे जरा। आई कैप, अच्छा कहां जाना है? x में जाना है। कितना जाना है? 2 जाना है, तो भैया 2 चले गए। j कहां जाना है? y में जाना है। कितना जाना है? 3 जाना है। ठीक है भैया चले गए। तो जो मिला वो क्या मिला? ये वेक्टर। अब इसका नाम कुछ भी हो सकता है, तो क्योंकि ये पोजीशन बता रहा है इसलिए इसका नाम क्या है? पोजीशन वेक्टर। कोई भी आपको वेक्टर कुछ भी a दे दे, कह देगा 2i + 4k बताइए कहां है, तो आप तुरंत पहुंच जाएंगे। यानी कि i में कितना चलना होगा? 2, और j में कितना चलना होगा? 4। तो
इस तरह आप क्या निकाल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं, या पोजीशन वेक्टर का काम है इस तरह पोजीशन बताना, जिस तरह आप नॉर्मली मैथ में यूज करते थे। बस ओरिजिन से उस पॉइंट तक का जो ये वेक्टर है, ये क्या है आपका पोजीशन वेक्टर है। यहां तक बातें क्लियर है? बहुत बढ़िया। मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। देखिए मैं एक छोटा सा दो लाइन का एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर दिया है a, इसकी वैल्यू है 2i माइनस का 3j प्लस का k, और आपसे कह रहा है इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। तो अंडर रूट i का कोफिशिएंट कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, प्लस j का कोफिशिएंट कितना है -3 का स्क्वायर, k का कोफिशिएंट कितना है 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट 40। इस तरह क्या निकाला जाता है, मैग्नीट्यूड निकाला जाता है। क्लियर है बात? ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, चाहे यहाँ सब माइनस हो, क्योंकि स्क्वायर कर देंगे, ध्यान दीजिएगा। वो अंडर रूट में माइनस तो लाना ही नहीं है, पाप हो जाता है। अब देखिए बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स की। अलजेब्रा का मतलब जोड़ना घटाना, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, ये सब तमाम चीजें हैं। तो इसमें पहला आएगा एडिशन। अब एडिशन देखिए कई इसके तरीके हैं वेक्टर एडिशन के। पहला है हेड टेल मेथड, दूसरा है ट्रायंगल मेथड, तीसरा है पॉलीगन मेथड, और चौथा है पैरेललोग्राम मेथड। ये पैरेललोग्राम का साइन है, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज। हेड टेल मेथड, एक वेक्टर की हेड से दूसरे वेक्टर की टेल को इस तरह जोड़ते चली जाएगी और लास्ट में जो होगा वो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसकी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ट्रायंगल मेथड क्या कहता है कि यदि दो वेक्टर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स में हो, तो जो उनका रिजल्टेंट है वो ट्रायंगल की तीसरी साइड में होगा। किसमें होगा? तीसरी साइड में। सेम यही चीज हेड टेल मेथड भी है। अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी, वेक्टर को रखना इस तरीके से है कि पहले की जो हेड है उससे दूसरे की टेल जुड़ी हो, तो यहाँ जो r मिलेगा वो क्या मिलेगा, a प्लस बी। ठीक है, लास्ट में क्या करना है, पहले वाली की टेल से दूसरे लास्ट सेकंड वाले के हेड को मिला देना है। अब देखिए इसका एक और तरीका है। एक मैथमेटिक्स में थ्योरम है कि अगर आप इसको साइक्लिक ऑर्डर में ऐड करें, आप इसको किसमें ऐड करें, साइक्लिक ऑर्डर में। साइक्लिक ऑर्डर, तो जो सम है, सम ऑफ ऑल वेक्टर्स इज 0। ठीक है, इसके लिए कुछ आपके पास क्या है, डायरेक्शन की तरीके हैं। अगर आप कहां चलेंगे, टेल से हेड, तो क्या लेंगे, पॉजिटिव, और अगर हेड से टेल चलेंगे तो क्या लेंगे, निगेटिव। मतलब जैसे ये टेल से हेड की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव, टेल से हेड की तरफ जा रहे हैं पॉजिटिव, अगर हेड से टेल आएंगे तो निगेटिव। जरा इस वेक्टर में साइक्लिक फॉर्म लगाइए। तो देखिए मान लीजिए यहां से आपने शुरू किया, तो पहले कहां से कहां जा रहे हैं, टेल से हेड, तो पॉजिटिव ए, फिर कहां गए, टेल से हेड, तो पॉजिटिव बी, फिर साइक्लिक आना है तो यहीं लौटना पड़ेगा। साइक्लिक का मतलब जहां से शुरू किया वहीं आ गए, तो यहां से वापस आएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये अब देखिए हेड से टेल आ रहा है तो माइनस का आर हो जाएगा, और बराबर किसके होगा, 0 के। इसको क्या माना है, आर माना है, तो इस आर को उधर ले जाओ, तो माइनस का उधर प्लस का हो जाएगा, और आर बराबर क्या जाएगा, ए प्लस बी। और ये मेथड जो साइक्लिक ऑर्डर है ये हर जगह लागू होता है, चाहे कहीं भी चले जाओ, पॉलीगन पॉलीगन कहीं भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। पॉलीगन में क्या है कि अगर आपके पास कई सारे वेक्टर हैं तो उनको ऐड करते चले जाइए, जोड़ते चले जाइए, और जो लास्ट की साइड होगी, जैसे मान लीजिए आपके पास कई वेक्टर, जैसे एक वेक्टर ये है, यहाँ से एक वेक्टर ये है, और यहाँ से एक वेक्टर ये है, इस तरह होगा ये, यहाँ से एक वेक्टर ये है, फिर यहाँ से एक वेक्टर ये है, फिर यहाँ से एक वेक्टर ये है, ये 5 वेक्टर आपने जोड़ दिए। तो जो ये लास्ट वाले, पहले वाली की टेल से दूसरे वाले को हेड को मिलाने वाला जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, इनका रिजल्टेंट। अगर ये वेक्टर ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, तो ये जो आर है
ये आर होगा किसके इक्वल, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो ये सब क्या है, वेक्टर्स एडिशन के लॉ। जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, पैरेललोग्राम मेथड, उसी पर ज्यादा बात करेंगे। कौन सा है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मेथड या पैरेललोग्राम लॉ। ये क्या कहता है कि अगर कोई दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड में हो और उनके बीच का एंगल कितना हो, थीटा, ठीक। तो जो उन दोनों का जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट का मतलब जो मिलेगा ऐड करने से, वो देखिए पहले तो आपको क्या करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है इसको कंप्लीट कर लो। देखिए इस वेक्टर को उठा के यहां लगा लिया और इस वेक्टर को उठा के यहां लगा लिया। तो ये जो पैरेललोग्राम बना है, जो इसका क्या है, डायगोनल। और डायगोनल कौन सा, देखिए दो डायगोनल होंगे, एक तो ये वाला होगा, तो डायगोनल वो वाला लेना है जो दोनों वेक्टर के ज्वाइनिंग पॉइंट से निकल रहा है। तो दोनों वेक्टर जहां मिले हैं उसके ज्वाइनिंग पॉइंट से जो क्या निकल रहा है, रिजल्टेंट निकल रहा है। जो डायगोनल निकल रहा है वही क्या होगा, रिजल्टेंट। और इस रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जरा ध्यान से देखिएगा, वेक्टर निकालना था, दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो वेक्टर मिलेगा। तो वेक्टर के पास दो चीजें हैं, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड ये निकला। क्या कह रहा है कि जो वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड ले लो, जो वेक्टर बी है उसका मैग्नीट्यूड ले लो और उनके बीच का एंगल ले लो और इस फॉर्मूले में उठा के रख दो। क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर है। इसके बाद क्या करो, डायरेक्शन देखने के लिए तुमको बता ही दिया कि दोनों वेक्टर जहां पे क्या हो रहे हैं, ज्वाइंट हो रहे हैं, उस ज्वाइंट के बीच से जो लाइन जा रही हो, बीच का मतलब एग्जैक्टली बीच नहीं होगा, बीच का मतलब बीच से जा रही है, डायगोनल की तरफ। क्लियर है बात। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए देख लीजिए ध्यान से जरा। मान लिया आपसे कोई कह दे एग्जांपल में कि वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड है 6, वेक्टर बी है उसका मैग्नीट्यूड कितना है 8, और दोनों परपेंडिकुलर हैं, मतलब थीटा कितना है 90। तो बताइए ऐड करने में कितना आएगा, तो सीधे सीधे फॉर्मूले में वैल्यू उठाइए और रख दीजिए। तो 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 8 इंटू cos 90। cos 90 क्या होता है 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। तो r क्या आएगा 36 और प्लस 64 यानी कि 100 यानी कि 10। इस तरह इस फॉर्मूले में रख के आपको क्या सॉल्व करना है, वैल्यू सॉल्व करनी है। क्लियर है। डायरेक्ट जैसे मान लीजिए कोई दो वेक्टर ऐसे दिए हो, एक वेक्टर ऐसे दिया है, एक वेक्टर ऐसे दिया है, और आपसे कह रहा है इनका रिजल्टेंट कहां से जाएगा बताइए। जैसे आपने जब आप 12th में आते हैं तो सबसे पहले जो आपको चैप्टर मिलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहले यही सब आता है। आप क्योंकि वहां फोर्स पढ़ रहे होते हैं, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब आपको दिया रहता है कि एक स्क्वायर है, उसमें बताइए नेट किसी एक पर्टिकुलर वर्टिसेस पर बताइए कितना ज्यादा फोर्स होगा। तो आपने देखा चाहे फोर्स यहाँ एक फोर्स यहाँ, तो आपने रिजल्टेंट को यहाँ भेज दिया दोनों के बीच में से। क्लियर है। तो ये तरीका है क्या करने का, पैरेललोग्राम मेथड को यूज करने का। क्या चाहिए, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब देखिए इसकी कमी क्या है, इसकी खराबी ये है कि एक बार में दो ही वेक्टर को ऐड कर सकता है। कितने वेक्टर को, दो वेक्टर को। जैसे सपोज दैट अपने पास 3 वेक्टर हो, कितने वेक्टर हो अपने पास, 3 वेक्टर हो। जैसे देखिए बताता हूं मैं आपको, देखिए जैसे 3 वेक्टर हो सपोज दैट, एक ऐसे है, एक ऐसे है और एक ऐसे है। मान लीजिए इसकी वैल्यू है 8, इसकी वैल्यू है 6 और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 5। आपसे कह रहा बताओ रिजल्टेंट कहां जाएगा। तो पहले किन्हीं दो को सॉल्व करो, तो पहले हम सॉल्व करेंगे इन दोनों को,
इसको इस तरह करिए, इसको भी 6 मानिए। पर्टिकुलर केस ले रहा है ना, नहीं तो फिर एंगल देखने में तुमको हो जाएगी दिक्कत। क्लियर? एंगल कितना है? 90। जरा ध्यान रखिएगा। अब देखिए, तो जब भी आपके पास क्या हो, एक 2 से ज्यादा वेक्टर हो, तो 2 से ज्यादा वेक्टर का तरीका ये है कि आप पहले किन्हीं 2 वेक्टर को सॉल्व कर लीजिए। आप पहले किन्हीं 2 वेक्टर को सॉल्व कर लीजिए। उन 2 को सॉल्व करने से कुछ एक मिलेगा, उन 2 को सॉल्व करने से क्या मिलेगा? कोई एक मिलेगा। उस एक के साथ तीसरे को सॉल्व कर लीजिए। जैसे मान लीजिए इस तरह हो, सपोज दैट, और थोड़ा सा मैं एग्जांपल सिंपल कर दूं, जैसे कि 3 वेक्टर दे दिए हैं, ये 3 वेक्टर दिए हुए हैं, ये 6 है, ये 6 है और ये भी 6 है मान लीजिए। चलिए, तो देखिए अब आप यहां पर कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए पहले आप किन्हीं 2 को पकड़ लीजिए। तो आपने पहले इस वाले को पकड़ा, इनको सॉल्व किया, तो वही लगाएंगे, √6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 × 6 × 6 × cos 90, वो 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 6 आएगी। अब देखिए आपने पढ़ रखा है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो दोनों के बीच से जाएगी, और अगर दोनों वेक्टर सेम हैं तो एग्जैक्टली बीच से जाएगी। तो एग्जैक्टली बीच से जाएगी तो फिर कहां चली जाएगी? यहीं चली जाएगी। तो ये भी 6, ये भी 6, दोनों किसमें? सेम डायरेक्शन में, यानी कि cos कितना या थीटा कितना है? 0। जब 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो सीधे सीधे क्या कर दीजिएगा? ऐड कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो इस तरह आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि पैरेललोग्राम मेथड की जो ड्रॉबैक है, या ड्रॉबैक नहीं है, मतलब ये है कि एक बार में वो 2 ही वेक्टर को सॉल्व कर सकता है। तो अगर 2 से ज्यादा है तो क्या करेंगे? तो देखो, अगर 3 है तो पहले 2 को सॉल्व करके फिर उससे जो मिले तीसरे के साथ सॉल्व कर लो। अगर 4 है तो 2 के 2 पेयर बनाओ जो आसानी से बन जाए। 1 2 से 1 बनाओ, 1 2 से 1 बनाओ, फिर उन दोनों से क्या बना दो? 1 बना दो। इस तरह आप कर सकते हैं। न्यूमेरिकल अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 12th में किया होगा तो बहुत करने को मिलेगा। अब देखिए, अगर कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर दिया उसको ऐड करना है। कैसे ऐड करना है? कार्टेशियन फॉर्म में जैसे कोई वेक्टर ए दिया हो, क्या है ये? AXi कैप प्लस AYj कैप प्लस AZk कैप, और कोई वेक्टर बी है, क्या? BXi कैप BYj कैप प्लस BZk कैप, और आपसे कह रहा है a प्लस बी करिए। कब की बात है? जब कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर दिए। तो देखिए i वाले को i के साथ जोड़ दो, j वाले को j के साथ, और k वाले को k के साथ। तो i को जोड़ो तो ax प्लस क्या हो जाएगा? bx i कैप, ay प्लस by j कैप, az प्लस bz k कैप। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? इनको ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आप इनको ऐड कर सकते हैं। ये तो हो गया एडिशन। अब देखो सब्ट्रैक्शन की बात आती है, मैं यही बता देता हूं। ये क्या है तुम्हारा? एडिशन। सब्ट्रैक्शन। अब तुमसे पूछ रहा है कि ये माइनस बी बता दो जरा। तो देखिए टेक्निकली का मतलब यहां पर केवल इतना सा है कि सैद्धांतिक रूप से, मतलब कॉन्सेप्चुअली, आप 2 वेक्टर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इन दोनों वेक्टर को कॉन्सेप्चुअली सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। करेंगे सब कुछ होगा, बनेगा भी, सब आएगा भी, लेकिन कॉन्सेप्चुअली कर नहीं सकते। तो इंडिया है, जुगाड़ है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर 2 वेक्टर को ऐड करना है तो आप ये करिए, अगर 2 वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्शन तो हम जानते नहीं, हम केवल एडिशन जानते हैं। तो कहेगा कि जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है उसका एंटी पैरेलल वेक्टर बनाओ, यानी कि b को सब्ट्रैक्ट करना है तो b का एंटी पैरेलल मतलब माइनस b बनाओ, और उसको इसमें ऐड कर दो। माइनस का b बनाओ और a में क्या कर दो? ऐड कर दो। ठीक है, ये देखो इससे यही आ जाएगा। तो क्वेश्चन करते वक्त तो हम लोग डायरेक्ट ही करेंगे, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या आएगा? i में से ax माइनस bx i कैप, ay माइनस का byj कैप प्लस az माइनस का bz k कैप। क्लियर है? तो ये देखिए, अब देखिए एक्चुअल में हमने किया क्या? हमने b को किया पहले माइनस, तो ये हो गया माइनस का bx,
ये माइनस का बी वाई, ये माइनस का बी जेड, और फिर इसको ऐड कर दिया तो ए एक्स में माइनस का बी एक्स ऐड करोगे तो क्या है, ए एक्स माइनस बी एक्स, ए वाई माइनस बी वाई। तो काम वही हो रहा है, काम वही हो रहा है, बस क्या है डिफरेंस दोनों में क्या है कि भैया ठीक है तुमने कहा कि नहीं सब्ट्रैक्ट नहीं करना, ऐड ही करना है, ठीक कर दिया, लेकिन मालूम अपने को भी है कि क्या आएगा वो एक्स माइनस बी एस, ए वाई माइनस बी वाई, ए जेड माइनस बी जेड। तो ये हो गया क्या आपका सब्ट्रैक्शन। अब जो मेन टॉपिक बचे वो क्या बचे आपके, मल्टीप्लिकेशन। चलिए तो मल्टीप्लिकेशन पहुंचते हैं। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन पहुंचने से पहले कुछ चीजें जान लीजिए। क्या है वो चीजें, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और दूसरा टॉपिक है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या कहता है ये कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स should be measured either between head and head और between tail and tail। कह रहा दो वेक्टर के बीच अगर आपको एंगल मेजर करना है तो या तो हेड टू हेड जाइए या तो टेल टू टेल जाइए। जैसे इस तरह कहीं लिखा हो, इस तरह कहीं बना हो, और आपसे कह दें कि ये जो एंगल है ये कितना है 60। ये वेक्टर ए कह दिया और ये वेक्टर बी कह दिया, और कोई पूछे कि क्या वेक्टर ए और बी के बीच एंगल 60 है, तो नहीं, बिल्कुल 60 नहीं है। देखिए ए के हेड से बी की टेल मिली हुई है, हमको या तो हेड से हेड चाहिए या तो टेल से टेल चाहिए। तो उसके दो तरीके हैं, इस ए को आप उठाकर आगे ले आइए, इसको मैं ले आऊंगा इस तरह, तो ये हो गया ए। अब देखिए ये टेल ए की है और ये बी की है, और ये एंगल मुझको निकालना है। पूरा एंगल 180 होगा, 60 चला जाएगा तो कितना बचेगा 120। तो एक्चुअल में ए और बी के बीच का एंगल 120 है, इल्यूजन है, वो दिख रहा है कि 60 है। जैसे मान लीजिए इस तरह दिया हुआ हो, कितना है एंगल 120 नहीं है। देखिए ए का हेड है, बी की टेल है, या तो बी को पीछे बढ़ाओ या तो ए को आगे बढ़ाओ। तो मैंने ए को आगे बढ़ा लिया, ए आ गया यहाँ। अब मुझको ये एंगल चाहिए, पूरा 180 होगा तो ये कितना बचेगा 60। आप इसको पीछे भी बढ़ा सकते थे, तब भी वही चीज थी, कोई दिक्कत नहीं, तब भी 60 ही आता। तो इस चीज को याद रखेंगे, या तो हेड से हेड या तो टेल से टेल। देखिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ये है कि अगर मान लीजिए कोई वेक्टर ये ए है और किसी लाइन के साथ ये थीटा एंगल बना रहा हो, तो इस वेक्टर को आप दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। जिस लाइन से एंगल बन रहा हो वहां भेज दीजिए ए कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर ए साइन थीटा। परपेंडिकुलर भेजते वक्त याद रखिएगा कि ए कॉस थीटा के परपेंडिकुलर नीचे भी ए साइन थीटा बन सकता है, तो नीचे नहीं बनाना भैया। इस ए से तुमने दो बनाए, ए, तो ए बीच में ना रहेगा, ए को हवा में थोड़ा लटका देंगे कि ए के रिजॉल्व कर दिया हमने, दो ए कैसे, ए कैसे, ऐसे नहीं होगा, ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो कैसे जाएगा कि ए दोनों के क्या रहे, बीच में रहे। तो वेक्टर ए से उसके आपने दो कंपोनेंट किए, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। अब अगर हमें इनकी प्रामाणिकता जांचनी हो, मतलब चेक करना हो कि क्या ये सही है कि नहीं है, तो देखिए ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा, इनके बीच का एंगल कितना है 90 हमेशा। तो आपने वेक्टर एडिशन पढ़ रखा है, क्या कहा है आपने कि इन दोनों का ये दो कंपोनेंट हैं, इनको ऐड करें। तो देखिए अगर ए से ये दोनों बने हैं
तो इन दोनों को जोड़ने पर ए मिल जाना चाहिए। भाई अगर ए से ये दोनों बने हैं तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए मिल जाना चाहिए। तो जब जोड़ के देखते हैं, जोड़ने का तरीका क्या अपने पास, पैरेललोग्राम मेथड। क्या कहता है, पहले वेक्टर का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, फिर दूसरे का स्क्वायर तो बी स्क्वायर, फिर क्या कहता है प्लस 2 गुणे ए, फिर बी और फिर cos थीटा। तो थीटा कितना है 90, तो cos 90 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया 0 बचा। ये ए स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और ये क्या होता है 1, ए स्क्वायर से बाहर आएगा ए। देखो क्या मिल गया अपने ए से बनाया ए cos थीटा ए sin थीटा। अब ये ए क्या मिला है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन आप जानते हैं दोनों वेक्टर को मिलाने वाले पॉइंट से डायगोनल, तो ये गया डायगोनल, तो क्या मिल गया वेक्टर। तो ये है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जैसे मान लीजिए कि ये कोई वेक्टर ए है, ये इस लाइन के साथ 30 एंगल बना रहा है, तो a cos 30 यहाँ और इसके परपेंडिकुलर a sin 30। क्लियर है। थीटा यहाँ से जरूरी नहीं कि थीटा हमेशा नीचे बने, इस तरह भी बन सकता है, इस तरह भी हो सकता है। देखिए ये वेक्टर a है, ये इस लाइन के साथ थीटा बना रहा हो तो फिर ऊपर जाएगा a cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर नीचे आएगा a sin थीटा। मतलब जहां से एंगल बनेगा वहां cos जाएगा, उसके परपेंडिकुलर sin जाएगा, बात खत्म। क्लियर। अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा यार। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो हैं, एक को बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एक को बोलते हैं वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। इसी का दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट या डॉट मल्टीप्लिकेशन, इसका दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। दो नाम क्यों हैं, जो डॉट और क्रॉस है ये सिंबल के आधार पर हैं, और स्केलर और वेक्टर जो नाम है ये क्या है, प्रॉपर्टी के आधार पे हैं। अब देखिए क्यों एक को स्केलर मल्टीप्लिकेशन और क्यों एक को वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कहा गया। कुछ ऐसे देखिए, नाम रखने के पीछे हमेशा कुछ वैलिड रीजन होता है। अब आपका नाम कुछ भी नहीं रख दिया जाता है, कहते हैं हम लोग के यहाँ मान्यता है कि जो नाम रखा जाता है उसका कुछ ना कुछ आपके जीवन में प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अच्छी बात है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन लोग रट लेते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन माने ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए डॉट बी। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन माने ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। नहीं, ऐसा नहीं है भैया, कुछ उसके पीछे बात है। बात ये है कि दो वेक्टर है तुम्हारे पास, तुमको उनको मल्टीप्लाई कराना है, और मल्टीप्लाई करते वक्त ये ध्यान देना है कि अगर कभी ऐसा मल्टीप्लिकेशन हो जाए कि जो रिजल्ट मिल रहा है, भाई दो चीजों को प्रोडक्ट करेंगे, जैसे 2 में 3 का गुणा किया तो 6 मिला, तो दो वेक्टर को अगर कभी मल्टीप्लाई करें और जो उनका प्रोडक्ट है वो कभी स्केलर नंबर आ जाए, कोई स्केलर क्वांटिटी आ जाए, तो उस प्रोडक्ट को बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर दो वेक्टर को कभी इस तरह मल्टीप्लाई करने को मिल जाए कि जो उनका प्रोडक्ट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाए, तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन लिख लेंगे यहाँ इस बात को। अच्छी बात है। When two vectors are multiplied in such a way that their product is a scalar quantity,
तो क्या हो जाएगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यहां पे क्या है, when two vectors are multiplied in such a way that their product is a vector quantity, तो वो क्या कहलाएगा आपका वेक्टर मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसको देखिए कैसे बताते हैं, दो वेक्टर हो अगर, if A and B are two vectors, having angle theta इन बिटवीन, तो जो उनका डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होगा, A डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। क्या होगा, A डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। देखिए दो वेक्टर हैं A और B, उनके बीच का एंगल कितना है थीटा, तो उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो A डॉट बी, क्योंकि डॉट लगा रहे हैं इसलिए नाम क्या है डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि आंसर में कोई स्केलर क्वांटिटी मिलेगी इसलिए क्या है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए क्या A डॉट बी करेंगे तो स्केलर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। कैसे मिलेगा जरा ध्यान से देखिए, A कोई क्या है, A क्या है वेक्टर A का मैग्नीट्यूड 2 4 6 8 10 15 20, B क्या है वेक्टर B का मैग्नीट्यूड 2 4 6 8 10 15 20, थीटा 20 30 50 60, मान लीजिए 60 है तो cos 60 क्या होगा 1/2, ये 10 है ये 5 है 50 और 1/2 करेंगे 25, यानी कि जो आंसर में मिल रहा है वो क्या मिल रहा है आपको, जो आंसर में मिल रहा है वो क्या मिल रही है, स्केलर क्वांटिटी मिल रही है, इसलिए इसका नाम क्या है स्केलर प्रोडक्ट, इसलिए इसका नाम क्या है स्केलर प्रोडक्ट। इसको करते कैसे हैं वो अभी सीखना है, ये तो इसका केवल क्या है बेसिक फॉर्मूला हो गया, क्लियर है। इसको किससे दिखाते हैं, सेम यही चीज, अगर ये जो लिखा है हमने if A and B are two vectors having angle theta in between, तो जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट है A क्रॉस B वो होता है AB साइन थीटा और ईटा क्या है, इसको पढ़ते हैं ईटा, ईटा नॉट ईटा, ईटा वो है जो घर जिसको जिससे घर बनाते हैं, ब्रिक जिसे बोलते हैं, ईटा। जो लोग ईटा नहीं पढ़ पाते हैं या ईटा नहीं जानते हैं वो इसको एम कैट बोल देते हैं, ठीक है, कोई उसमें गलत नहीं है, ठीक है वो भी सही है, लेकिन बेसिकली क्या है ईटा। अब देखिए ध्यान से, वेक्टर के पास दो चीजें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये ईटा कैप क्या है, ईटा कैप क्या है डायरेक्शन। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जब आप ए बी साइन थीटा करोगे, ए बी साइन थीटा निकालोगे तो ये एक नंबर आएगा, जिस तरह ए बी कॉस थीटा एक नंबर था उसी तरह ए बी साइन थीटा भी एक नंबर है। भाई मान लीजिए ए 10 है, बी 5 है और थीटा 30 है, तो 10 5 50 और ये थीटा कितना होगा 1/2 साइन 30, तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ये तो नंबर मिला। तो ये वेक्टर कैसे बनेगा, तो पीछे से क्या लगा दिया यूनिट वेक्टर, पीछे से क्या लगा दिया यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है तो इसकी वैल्यू को चेंज करेगा नहीं और डायरेक्शन बता देगा। तो ये थीटा कैप क्या है डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, ध्यान दीजिएगा ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। तो ये क्या है इसका मैग्नीट्यूड, भाई रिजल्ट क्या मिलना है वेक्टर मिलना है, तो ये मैग्नीट्यूड है और ये क्या है डायरेक्शन है, क्या है ये डायरेक्शन। तो इस तरह आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इस पे बात करनी है ज्यादा, फिर उसके बाद इस पे बात करनी है, फिर इस पे बात करनी है। चलिए देखिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसकी, वेक्टर प्रोडक्ट की, यानी कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की। क्या लिखा हमने, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा ईटा का, ए बी साइन थीटा ईटा का, जरा ध्यान से देखिएगा ईटा का, ईटा कैप क्या है,
इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। भाई तुम्हें क्या चाहिए, ए क्रॉस बी तुमने किया तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए, तो मैग्नीट्यूड यहां से मिला, डायरेक्शन यहां से मिली। तो मैं एक तो पहली बात तो ये लिख सकता हूं कि जो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका मॉडुलस लगा दिया, तो वो कितना है, केवल ए बी साइन थीटा। कितना है, ए बी साइन थीटा, डायरेक्शन हटा दिया। भाई मैग्नीट्यूड चाहिए तो केवल मैग्नीट्यूड लिख लिया। अब डायरेक्शन फाइंड करने के लिए अपने पास है एक स्क्रू रूल। क्या है अपने पास, स्क्रू रूल। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए क्या है अपने पास, स्क्रू रूल। स्क्रू रूल क्या है, स्क्रू रूल क्या है, स्क्रू रूल हमेशा वहां काम आता है जब आप क्या कर रहे हो, डायरेक्शन फाइंड कर रहे हो कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट की। इसका बहुत ज्यादा यूज 12th में है, बहुत ज्यादा यूज। जहां जहां क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा हर जगह क्या लगाना है, स्क्रू रूल, स्क्रू रूल, स्क्रू रूल। अब ये स्क्रू वही है जिसको आप हिंदी बोलते हैं पेंच, जिसको आप पेचकस से क्या करते हैं, कसते हैं। तो ये क्या कहता है, स्क्रू रूल कहता है पुट द स्क्रू एट द पॉइंट ज्वाइनिंग टू वेक्टर्स। जैसे ये दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ये दो वेक्टर का आपने क्या निकाला है, क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है। अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद आपको क्या चाहिए, वैल्यू तो मिल गई, यहां से डायरेक्शन चाहिए, तो डायरेक्शन के लिए क्या है, पुट द स्क्रू एट द, आपको क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। पुट द स्क्रू एट द पॉइंट ज्वाइनिंग टू वेक्टर्स, पुट द स्क्रू एट द पॉइंट ज्वाइनिंग टू वेक्टर्स। उसके बाद जैसे ए क्रॉस बी करना है तो ए को पहला मानेंगे, बी को दूसरा। ध्यान से देखिएगा, अगर ए क्रॉस बी करना है तो ए को पहला मानेंगे, बी को दूसरा। ए क्रॉस बी करना है तो ए को पहला मानेंगे, बी को दूसरा मानेंगे। पहले से दूसरे की तरफ एंड रोटेट द स्क्रू फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकेंड वेक्टर। Put the screw at the point joining two vectors and rotate the screw from first vector to second vector. Then the direction of motion of screw is the direction of A cross B. जरा ध्यान से समझिए क्या कह दिया, कह रहा पुट द स्क्रू एट द पॉइंट ज्वाइनिंग टू वेक्टर्स। तो दोनों वेक्टर यहां मिल रहे हैं, यहां मैंने दिया स्क्रू, एंड रोटेट द स्क्रू फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड। फर्स्ट है मेरा ए, सेकंड है बी, तो ए से बी की तरफ मुझे स्क्रू घुमानी है, तो ए से बी की तरफ मैंने घुमाई, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ। देखिए ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ स्क्रू घुमा रहे हैं। तो जब स्क्रू मैं ए से बी की तरफ घुमाऊंगा तो स्क्रू कैसी घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज। स्क्रू कैसी घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज। और जब स्क्रू एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो कहां आती है, बाहर। अरे घर में जब स्क्रू भैया टाइट करते हो तो क्लॉकवाइज घुमाते हो, जब ढीला करते हो तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो। तो अगर मैं स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो स्क्रू कहां आएगी, बाहर। देन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ स्क्रू, डायरेक्शन ऑफ मोशन कहां जा रही है, बाहर। इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कहां होगी, यहां बाहर की तरफ। और ये अभी हम लोग प्रूफ कर देंगे, जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो हम लोग प्रूफ करेंगे कि ए क्रॉस बी करने में क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है बाहर की तरफ। क्लियर है। तो ये है आपका स्क्रू रूल, क्या करने के लिए, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या मिल जाएगा, केवल ए बी साइन थीटा। क्लियर है। अब अगर हमको डॉट प्रोडक्ट सीखना है तो हमको पहले डॉट प्रोडक्ट सीखना पड़ेगा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का। किसका सीखना पड़ेगा, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स का। तो चलिए बात करते हैं जल्दी से, समय भी काफी हो चुका है। चलिए देखिए, पहले क्या करेंगे हम लोग, पहले शुरुआत करेंगे डॉट से, फिर चलेंगे क्रॉस पे। तो डॉट प्रोडक्ट
ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ये क्या है आपके आई कैप, जे कैप एंड के कैप, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। चलिए देखिए जरा ध्यान से, यहां है आपका आई एक्स डायरेक्शन में, यहां है आपका जे और यहां है आपका के। अब देखिए आपके पास तीन है, आई है, जे है, के। इन तीनों का आपको आपस में क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट। तो देखिए करने के कितने तरीके हो सकते हैं, 9 तरीके हो सकते हैं। कैसे? इसका एक बार खुद में 1 हो गया, फिर एक बार इसका 2 और फिर एक बार इसका, इसमें 3। इस तरह इसका खुद में, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, 6 हो गए। फिर एक बार इसका इससे, फिर एक बार इससे और एक बार इससे। तो एक बार आप करेंगे आई डॉट आई, फिर एक बार आप करेंगे आई डॉट जे, फिर एक बार आप करेंगे आई डॉट के, एक बार करेंगे जे डॉट जे, एक बार करेंगे जे डॉट आई और एक बार करेंगे जे डॉट के, एक बार करेंगे के डॉट के, एक बार करेंगे के डॉट आई और एक बार करेंगे के डॉट जे। चलिए आई डॉट आई, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला याद है, अभी लिखा था, क्या लिखा था, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ए क्या है इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी क्या है इस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और थीटा क्या है दोनों के बीच का एंगल। आई डॉट आई, तो पहले लिखना है मुझे आई का मैग्नीट्यूड। आई यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1। फिर दूसरे का मैग्नीट्यूड, तो इसका भी 1। फिर इनके बीच का एंगल, तो कॉस। अब देखिए किसी वेक्टर का खुद में से एंगल, इस आई का इस आई में से एंगल क्या होगा, 0 होगा। ये पैरेलल वेक्टर्स है ना दोनों, देखो आई आई, ये भी x में ये भी x में, पैरेलल वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 शुरू में बताया था। cos 0 की वैल्यू 1, तो 1 × 1 × 1 कितना आ जाएगा, 1। इसी तरह आई डॉट जे करने जाएंगे तो मैग्नीट्यूड 1 है, जे का मैग्नीट्यूड भी 1 है। आई और जे, देखो आई यहाँ है, जे यहाँ है, कितना एंगल है, 90, तो कितना हो जाएगा, 0। तो आई डॉट आई कितना मिल रहा है, 1। आई डॉट जे कितना मिल रहा है, 0। सेम यहाँ भी क्या मिलेगा, 0, क्योंकि एंगल फिर से क्या हो जाएगा, 90। तीनों जो एक्सिस हैं आई जे के, ये क्या होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इस तरह ये देखिए तीनों, ये x, ये y और ये बाहर की तरफ z, ये तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। सिमिलरली यहां जब j डॉट j करेंगे तो क्या मिलेगा, 1, क्योंकि थीटा 0 होगा। j डॉट i करेंगे तो क्या मिलेगा, 0, एंगल 90 हो जाएगा, यहां भी क्या मिलेगा, 0। k डॉट k करेंगे तो 1 मिलेगा, k डॉट i करेंगे 0 मिलेगा और k डॉट j करेंगे तो भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। कहने का मतलब शॉर्ट में कि अगर खुद में से डॉट प्रोडक्ट होगा किसका, यूनिट वेक्टर्स का, तो कुछ मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। खुद में से अगर डॉट प्रोडक्ट होगा तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे वेक्टर ए दिया है कितना, 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप, और वेक्टर बी दिया है 3i माइनस का 4j प्लस का 5k, और आपसे कह रहा है a डॉट बी निकालो। तो देखिए तरीका क्या है, तरीका ये है कि पहले वेक्टर a लिख लो, तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, बीच में क्या लगा है, डॉट लगा है, तो डॉट लगा दो। क्या हो जाएगा, 3i कैप माइनस का 4j कैप प्लस 5k कैप। अब देखो तरीका ये कहता है, जैसे आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा या जो आपने बेसिक पहले 6, 7, 8 में पढ़ा होगा, वहां इस तरह लिखा है, जैसे इस तरह लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड, और इसमें गुणा करना है, मतलब मल्टीप्लाई करना है किसका, a प्लस बी प्लस सी का। तो कैसे करते थे, पहले x उठाते थे, इसमें करते थे, इसमें करते थे, इसमें करते थे, y उठाते थे, इसमें करते थे, इसमें इसमें, फिर z इसमें इसमें इसमें, इस तरह करके। तो तरीका यहाँ भी वही है, लेकिन क्योंकि हम जानते हैं, देखो एक बार 2i का करोगे इसमें 3i में, फिर 2i का करोगे 4j में, और फिर 2i का करोगे 5k में। तो आप जानते हैं क्योंकि कि जब 2i का 3i में करेंगे तो देखिए वेक्टर के पास है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड का गुणा मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन का डायरेक्शन में। तो 2i का 3i में करोगे तो 2 × 3 6 होगा, और i डॉट i कितना होगा, 1, तो 6 × 1 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। जब 2i का उठाओगे तुम इसमें -4j करने में जाओगे तो 2 और -4 का करोगे तो -8 तो आ जाएगा, लेकिन i का डॉट जब j के साथ करोगे तो 0 हो जाएगा, तो उसको 0 कर देगा। इसीलिए हम ये याद करते हैं या ये हम सीखते हैं कि
हमेशा डॉट डॉट करते वक्त आई का आई में कर दीजिए, जे का जे में कर दीजिए, के का के में कर दीजिए, बाकी सब भूल जाइए क्योंकि बाकी सब जीरो हो जा रहे हैं। तो आई का आई में करेंगे तो आई डॉट आई 1 और 3 इंटू 2 6 हो गया। जे का जे में तो 3 इंटू -4 क्या होगा, माइनस का 12 और जे डॉट जे 1 हो जाएगा। के का के में तो 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा, प्लस का 20 और के डॉट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 26 12 कितना आ जाएगा 14। और यहां से आप देख भी सकते हैं कि हमने पहले ही कहा था कि डॉट प्रोडक्ट है तो जो रिजल्ट मिलेगा वो एक स्केलर मिलेगा। तो देखिए 14 एक नंबर है और नंबर हमेशा क्या है आपके, स्केलर है। क्लियर है कि नहीं है? तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट हो गया। अब इंपॉर्टेंस से ज्यादा क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो चलिए वहां भी चलते हैं। देखिए तो फिर से वही चीजें हैं अपने पास। एक छोटा सा यहाँ डायग्राम बना लेंगे। ये x है तो यहाँ i कैप, ये y है तो यहाँ j कैप और ये z है तो यहाँ k कैप। ठीक, और फिर से वही चीजें यहाँ 3 है अपने पास, i है, j है, k है। तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 9 कॉम्बिनेशन। i क्रॉस i बनेगा, i क्रॉस j बनेगा और i क्रॉस k बनेगा। J क्रॉस J बनेगा, J क्रॉस I बनेगा और J क्रॉस K बनेगा। K क्रॉस I बनेगा, K क्रॉस J बनेगा और K क्रॉस K होगा यहाँ, और यहाँ कर लेंगे K क्रॉस I। ठीक है, यहाँ I कोई दिक्कत नहीं है, आपको 9 कॉम्बिनेशन बनाने हैं। चलिए शुरू करते हैं। I क्रॉस I, तो पहले इसका मैग्नीट्यूड 1, फिर इसका मैग्नीट्यूड 1, फिर दोनों के बीच का एंगल किसमें रखना है, साइन में। a क्रॉस b क्या बताया था आपको, a क्रॉस b बराबर ab साइन थीटा और ईटा का है। तो ab a कितना है 1, b कितना है 1 साइन थीटा। i का i में एंगल कितना है 0 और यहाँ पर इनके बीच की डायरेक्शन जो कि निकालनी है। देखिए साइन 0 होता है 0, तो ये पूरा टर्म कर देगा 0, तो डायरेक्शन की बात ही खत्म हो गई। तो i क्रॉस i क्या मिल गया, 0 मिल गया। और ये 0 कैसा है, 0 वेक्टर। वेक्टर में जब भी 0 मिले तो वो 0 वेक्टर है, ठीक है ना। खैर आप नहीं भी लगाएंगे 0 के ऊपर वेक्टर तो कोई गलत नहीं रहेगा। सिमिलरली j क्रॉस j भी क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, और k क्रॉस k भी क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। मेन चीज कहाँ आएगी अब, यहाँ दूसरों पर। देखिए डॉट क्रॉस जस्ट उल्टा है, वहां पर अपना अपना बस 1 मिल रहा था, बाकी सब 0 मिल रहा था। यहाँ अपना अपना 0 है, बाकी कुछ ना कुछ मिलेगा। तो i क्रॉस j, तो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, साइन फिर क्या आया 90 आया और फिर क्या आया 8 है। जरा ध्यान से देखना, साइन 90 भी 1 है तो 1 इंटू 1 इंटू 1, और यहाँ पर क्या है ईटा कैप। अब तुमको ईटा कैप की वैल्यू निकालनी है। ईटा कैप की वैल्यू निकालने का तरीका बताया था, क्या बताया था कि जहां दोनों वेक्टर मिले वहां क्या रखो, स्क्रू को रखो। तो i और j मिल रहे हैं, यहाँ ओरिजिन पे तो रख दिया स्क्रू। पहले से दूसरे की तरफ घुमाओ, तो i से j की तरफ घुमाएंगे, तो i से जब j घुमाएंगे तो कैसे घूमेंगे, एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक घूमेंगे तो कहां जाएंगे, बाहर। एंटी क्लॉक घूमेंगे तो कहां जाएंगे, बाहर। बाहर कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस। बनाई यहां है क्योंकि यहां बना नहीं सकते, नहीं तो जेड कहां होगी, बाहर होगी। और जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या है, के कैप। तो यहां पर जो ईटा कैप की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, के कैप। तो i क्रॉस j कितना मिलेगा, के कैप। क्लियर है। तो आप जो यहां पर डायरेक्शन निकालेंगे वो किससे निकालेंगे, स्क्रू रूल से। लेकिन क्योंकि ये बहुत लेंथी प्रोसेस है, और लेंथी प्रोसेस के बाद यहां पर एक समस्या ये आएगी कि 2D में था तब तक तो ठीक था। अब तुमसे कोई कहेगा i क्रॉस k निकालो, तो तुम 3D में कहां स्क्रू को घुमाते घूमोगे। तो उसके लिए अपने पास क्या है, एक तरीका है। अपने पास तरीका ये है कि आप एक बनाइए सर्किल, एक क्या बनाइए, सर्किल बनाइए। देखो कॉन्सेप्ट यही है, ये जुगाड़ है। ये क्या है, जुगाड़। कॉन्सेप्ट वही है, स्क्रू रूल, ये जुगाड़ है। ये क्या कहता है, आप साइक्लिक ऑर्डर में i
जे और के को लिख लीजिए। साइक्लिक का मतलब ये है कि तीर बना रहे हो तो सबका तीर ऐसे ही बनाना है, ये नहीं कि आई ऐसे बना दिया, जे ऐसे बना दिया, ये है साइक्लिक का मतलब। अब आपको अगर आप क्लॉकवाइज घूमते हैं, कैसे घूमते हैं? क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव। अगर कैसे घूमो? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूमो? एंटी क्लॉकवाइज, तो निगेटिव। जैसे मुझको निकालना था आई क्रॉस जे, तो आई से जे में जाने के लिए मुझको क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा कि एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा? तो मुझको आई से जे जाना है तो मुझको ऐसे जाना है, आई से जे, यानी कि क्लॉकवाइज। घड़ी कैसे घूमती है? ऐसे। तो जब मैं क्लॉकवाइज चलूंगा तो मैं पॉजिटिव वैल्यू लूंगा, और कौन सी लूंगा? इन दोनों के अलावा जो बच जाएगा। तो मैंने प्लस का यहाँ क्या लिख लिया? के लिख लिया। अच्छा, अगर मुझको आई क्रॉस के निकालना हो तो देखो ये हूं मैं आई पर, मुझको जाना है के पर, तो यहां से तो जाऊंगा नहीं क्योंकि यहां तो जे मिल जाएगा, तो मुझको आई से के पहुंचना है, तो मुझे जाना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज। देखो आई से के, आई से के, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर मुझको जाना है तो मुझको क्या लेना पड़ेगा? माइनस लेना पड़ेगा, और वैल्यू क्या लिखूंगा? जो बच गया है। तो आई क्रॉस के, एंटी क्लॉकवाइज में निगेटिव लिया और क्या उठाया? जे कैप, तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ? माइनस का जे कैप। क्लियर है? माइनस का जे कैप। इसी तरह मुझको जे क्रॉस आई निकालना है, तो देखो ये हूं मैं जे पर और आई पर मुझको पहुंचना है, तो मुझे उल्टा जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? उल्टा जाना पड़ेगा। देखो ध्यान से, जे से आई, एंटी क्लॉक, जे से आई, तो माइनस का क्या लूंगा मैं? के लूंगा। फिर जे से के, तो जे से के जाना है तो क्लॉकवाइज, देखो घड़ी ऐसे घूमती है, जे से के, तो प्लस का क्या ले लिया? आई ले लिया। फिर देखो के से जे जाना है, के से जे उल्टा जाना पड़ेगा, के से जे, देखो के से जे उल्टा, तो माइनस का आई। फिर क्या है? के से आई, तो के से आई सीधा है तो क्या आएगा? प्लस का जे। तो इस तरह आप जो है क्रॉस प्रोडक्ट को समझ सकते हैं। क्लियर है? एक सर्किल बनाइए, साइक्लिक ऑर्डर में आई जे के लिखिए, और उसके बाद अगर क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉक घूम रहे हैं तो नेगेटिव। अब इसको निकालना कैसे है? तो देखिए मैं आपको बता देता हूं तरीका क्या है। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए ये दो वेक्टर दिए हैं, और आपसे कह रहा है ए क्रॉस बी निकालो। तो ए क्रॉस बी निकालोगे तो क्या मिलेगा? वेक्टर क्वांटिटी कोई ना कोई मिलेगी। तो देखो पहले तो इसका तरीका बिल्कुल सिंपल है, ए लिख लो भैया, फिर क्रॉस लगा के बी लिख लो। तो लिखो ए मैंने लिख लिया 2i प्लस 3j प्लस 4k, फिर बी लिख लिया मैंने i प्लस 2j प्लस k। अब देखिए वही तरीका, इसको उठाएंगे तीनों में करेंगे, इसको उठाएंगे तीनों में करेंगे, इसको उठाएंगे तीनों में करेंगे। मैं अभी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अभी इसकी जो ट्रिक है डिटरमिनेंट मेथड वो बाद में देखेंगे, पहले मेन कॉन्सेप्ट समझिए। लेकिन ट्रिक पढ़ना भी बहुत जरूरी है, लेकिन ट्रिक पढ़ने में ये ना भूल जाए कि कॉन्सेप्ट आखिर क्या था। कॉन्सेप्ट की इज्जत बचाए रखें, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ें। तो देखिए ध्यान से, पहले मैंने क्या किया? 2i लिया, इन तीनों में क्या कराऊंगा? मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन का डायरेक्शन। तो यहाँ i के साथ 2 है, यहाँ i के साथ 1 है, तो 2 का किया 2 में, 2 का किया 1 में तो आया 1, सॉरी 2 आया, 2 का किया 1 में तो 2 आया, और i का करना है किसमें? i में। i किसमें करना है? i में। खत्म थे, प्लस था तो प्लस लगा दिया। फिर 2 का करना है 2j में, तो देखो 2 इंटू 2 4 होगा, और i क्रॉस j होगा, i क्रॉस क्या होगा? j होगा। फिर प्लस इस 2i का करना है इसके, तो यहाँ के साथ क्या लिखा है? 1, और यहाँ लिखा है 2, तो 2 इंटू 1 आ गया 2, और i क्रॉस क्या हो जाएगा? k हो जाएगा। ठीक।
फिर प्लस लगाया क्योंकि यहाँ प्लस है। देखो 3j का तीनों में करना है तो 3 और यहाँ क्या है 1 तो आएगा 3। फिर j क्रॉस क्या हो जाएगा i हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। फिर क्या लिखेंगे प्लस 3j और 2j तो 3 × 2 6 हो जाएगा और j क्रॉस j हो जाएगा प्लस 3j का k तो यहाँ 3 है यहाँ 1 है तो 3 हो जाएगा और यहाँ j क्रॉस k हो जाएगा। फिर प्लस लगाएंगे 4k × 1i तो 4 × 1 4 और k क्रॉस i प्लस लगाया 4 और यहाँ 2 तो 4 × 2 8 और k क्रॉस j प्लस 4k × 1k तो 4k क्रॉस k। अब तुरंत बनाएंगे हम यहाँ पर वो वाला साइकिल। यहाँ लिखेंगे i, यहाँ लिखेंगे j, यहाँ लिखेंगे k। चलिए देखो i क्रॉस i 0 था, j क्रॉस j 0 था और k क्रॉस k 0 था। ये तो तीनों खत्म है। बचा ये मतलब 8 टर्म बचेंगे। सॉरी कितने टर्म? 6 टर्म बचेंगे। 3 0 हो गए 9 में से। चलो तो 4 i क्रॉस j क्लॉकवाइज ध्यान दीजिए। i क्रॉस j क्या मिलेगा? प्लस का k तो लिखा 4k कैप। 2 i क्रॉस k तो माइनस का j तो यहाँ क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया तो क्या हो गया? माइनस का j। फिर प्लस यहाँ हो तो क्या है? प्लस का 3 j क्रॉस i एंटी क्लॉक उल्टा जाना है। j क्रॉस i तो माइनस का k तो यहाँ क्या लगा दिया? माइनस का k। फिर ये 0 हो चुका। फिर ये प्लस का 3 j क्रॉस k क्लॉकवाइज j क्रॉस k तो प्लस का i। फिर क्या है देखिए इधर प्लस का है 4 k क्रॉस i क्लॉकवाइज तो प्लस का j। फिर प्लस का कितना है? 8 k क्रॉस j उल्टा k क्रॉस j तो माइनस का i तो माइनस का 8 i है। क्लियर? अब जरा देख लो 2 k के होंगे, 2 j के होंगे, 2 i के होंगे। जरा इनको जोड़ ले तो i वाले पकड़ो तो माइनस का 8i और प्लस का 3i तो कितना आएगा? माइनस का 5i है। j वाले पकड़ो माइनस का 2j प्लस का 4j तो प्लस का बचेगा 2j और k में प्लस का 4k माइनस का 3k तो बचेगा प्लस का k। ये हो गया a क्रॉस b। देखिए तो एक वेक्टर क्वांटिटी मिली है जो किसमें है? i j k में। अब ये बड़ा लेंथी प्रोसेस है लेकिन ये कॉन्सेप्ट है। एक बार और क्रॉस चेक कर लेंगे। i माइनस 8 प्लस 3 तो माइनस का 5 प्लस 4 माइनस 2 तो प्लस का 2। हाँ ठीक। अब देखिए इसको करने के लिए हम लोग यूज करने जा रहे हैं डिटर्मिनेंट मेथड। कौन सा मेथड? डिटर्मिनेंट। वो क्या कहता है कि a क्रॉस b लिख लो जो तुमको निकालना है। अगर b क्रॉस a निकालना होगा तो b क्रॉस a लिख लो। एक डिटर्मिनेंट बना लो, यहां i लिख लो, यहां j लिख लो, यहां k लिख लो। i के नीचे लिख लो a। देखिए पहले वेक्टर आपने क्या माना है? यहाँ a तो पहले a को फिल करेंगे फिर b को फिल करेंगे। तो i के साथ यहाँ a पर क्या लिखा है? 2, j के साथ 3 और k के साथ 4। b में क्या लिखा है? i के साथ 1 2 1। अब ये कहता है पहले i कैप लिखो, ये कॉलम बंद कर लो, ये रो बंद कर लो। मतलब जिसको लिखो उसका कॉलम बंद, उसकी रो बंद और आगे बढ़ो। इस शब्द पे फोकस करेंगे। कहां बढ़ो? आगे बढ़ो। आई को बंद किया और यहां बंद किया। कहां बढ़े? आगे। तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये बंद है ये बंद है। आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। इस 3 का डायगोनल मल्टीपल ये है तो 3 × 1 कितना आएगा? 3 आएगा। फिर बीच में माइनस लगा तो ये फॉर्मूले का माइनस है। फिर ध्यान से देखिए आई लिखेंगे तो ये बंद करेंगे ये बंद करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो 3 दिखाई देगा। भाई सब बंद है तो आगे क्या दिख रहा है? 3 का किया इस 1 में तो 3 आया, फिर माइनस लगाया और 4 का करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक। फिर प्लस का j लिखो। अब यहाँ पर कुछ लोग सोच रहे हैं कि हमको तो रटाया गया है कि i होता है फिर माइनस j होता है फिर k होता है। तो भैया वो तुमको रटाया गया है। क्या किया गया है? रटाया गया है, समझाया नहीं गया। रटाया गया है कि होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। सब फालतू की बातें हैं।
मैथ वाले मास्टरों से पूछोगे मास्टर साहब से, तो वो बता देंगे कि वो देखो कॉम्प्लेक्स में वो सी आई जे ठीक है, वो सब अपनी जगह है, ये कॉन्सेप्ट पकड़ के चलिए। आप उल्टा करते हैं वहां पर भी सी वो आता है, बाकी और कुछ नहीं। देखिए कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे, बंद करेंगे आगे बढ़ेंगे, बंद करेंगे आगे बढ़ेंगे। तो जे कैप को लिखा तो ये बंद कर लिया और ये बंद कर लिया। तो जरा ध्यान से देखो, जब तुम ये बंद कर लोगे ये बंद कर लोगे और आगे बढ़ोगे, कहां बढ़ोगे आगे, तो जे के बाद क्या मिलता है के, तो आगे बढ़ने पे क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है। इस 4 का डायगोनल कहां है, ये देखो 1 है, देखो जरा ध्यान से। तो 4 into 1 कितना आएगा 4, 4 into 1 कितना आएगा 4, फिर माइनस लगाओगे 4 into 1 और फिर ये 2 into 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर प्लस का लिखोगे के बंद किया, ऐसे बंद किया और आगे बढ़े। तो के आगे फिर से क्या मिलेगा आई मिलेगा। तो देखो आई पर क्या लिखा है 2 और इसका डायगोनल ये है 2, तो 2 into 2 4, माइनस लगाया और क्या मिला 3 into 1, तो ये हो जाएगा 3। सॉल्व कर लीजिए, तो 3 minus 8 माइनस का 5 आई कैप, 4 minus 2 2 जे कैप और 4 minus 3 का प्लस के कैप। देखिए ये आंसर और ये आंसर दोनों क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। आप लोग जो पढ़ते हैं माइनस, तो आप लोग क्या करते हैं कि इसको बंद करने के बाद आप 2 का 1 में करा देते हैं। अरे भैया कोई घर की खेती थोड़ा ना है, फिजिक्स पढ़ रहे हो, जब मन आएगा तो आगे चलोगे, जब मन आएगा तो पीछे चलोगे। जब आई पकड़ा था तो तुमने जे को इसमें किया था पहले, अब जब तुम जे को बंद कर रहे हो तो पहले आई लगा दे रहे हो। घर की खेती थोड़ा ना है भाई, आगे बढ़ना है ना, तो आगे बढ़ेंगे तो 4 मिलेगा। तो कॉन्सेप्ट चलिए भाई आप यहाँ देखिए, हमने सिस्टमैटिक तरीके से किया, कहीं कोई एक्स्ट्रा माइनस वगैरह कुछ नहीं लगाया, आंसर आ रहा, तो आंसर यहाँ भी आ रहा। आप क्योंकि वहां पर उल्टा प्रोसेस करते हैं इसलिए जबरदस्ती में क्या लगाते हैं माइनस। तो जे के साथ कोई दुश्मनी नहीं है कि बिना मतलब क्या लगा दिया आई माइनस जे प्लस के, मतलब ये प्लस ये क्या है माइनस, ऐसा नहीं करना, कॉन्सेप्ट चलेंगे। तो इस तरह करना है क्रॉस प्रोडक्ट। जिसको ये समझ में ना आया हो वो रिवाइंड करके दोबारा देखेगा, रिवाइंड करके क्या देखेगा दोबारा देखेगा। तो ये आपका है डॉट प्रोडक्ट और ये है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर अभी खत्म नहीं हुआ है लेकिन समय खत्म हो रहा है क्योंकि समय काफी हो गया है। तो 1-2 पॉइंट मैं आपको और बताऊंगा, उसके बाद इस लेक्चर को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे यहीं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आगे की चीजें भी कंटिन्यू करेंगे जो अभी छूटी हुई। दो नोट्स हैं, क्या है, नंबर 1 जो a डॉट b है वो b डॉट a के बराबर होता है, जो a क्रॉस b है वो b क्रॉस a के बराबर नहीं होता। कहने का मतलब यहां पर आप ऑर्डर रिवर्स कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक स्केलर नंबर आने वाला है। अरे 3 का 2 में करो चाहे 2 का 3 में करो, 6 आ रहा है भाई। a डॉट b करते हो तो कुछ स्केलर मिलता है ना, और b डॉट a करते हो तब भी कुछ ना कुछ स्केलर मिलता है। तो स्केलर आपको मिलेगा चाहे आप जो करिए, चाहे a b cos थीटा करो चाहे b a cos थीटा करो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्या है वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका रूल क्या है कि a क्रॉस b बराबर माइनस का b क्रॉस a, क्या है माइनस का b क्रॉस a। जैसे आपने अभी देखा होगा कि जब i क्रॉस j कर रहे थे तो k मिल रहा था, जरा वीडियो को पीछे जाके देखिएगा अगर आपने नोट किया हो। लेकिन जब हमने j क्रॉस i किया था तो माइनस का k मिला था। a क्रॉस b बराबर ये c, लेकिन b क्रॉस a बराबर माइनस का c मिल रहा है, तो वही लिखा है कि माइनस के साथ होगा। तो इस वीडियो को आज हम लोग यहीं पर क्या करते हैं, विराम देते हैं और यहीं पर इसको रोकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद।